एक आदमी, एक प्राइवेट आइलैंड और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। जब जेफरी एप्स्टीन मरा तो लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी तो असल में उसके बाद शुरू हुई। हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। ये क्या है, इनमें किनके नाम हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इनके सामने आने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदला। चलिए इस पूरे मकड़जाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, ये फाइल्स हैं क्या? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो लगता है कोई एक सीक्रेट डायरी होगी या किसी लॉकर में बंद कोई बक्सा होगा जो मिल गया। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा बिखरी हुई है ना? बिल्कुल। ये कोई एक फाइल नहीं है, और यही इसे समझना मुश्किल बनाता है। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ी डरावनी तस्वीर थी जिसे फाड़कर सैकड़ों टुकड़ों में फेंक दिया गया। अब सालों बाद वो टुकड़े एक एक करके मिल रहे हैं। ये टुकड़े हैं अदालती दस्तावेज जिन्हें पहले गुप्त रखा गया था। अच्छा। ये हैं एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस के फ्लाइट लॉग्स। और सबसे अहम, ये उन पीड़ितों के बयान हैं जिन्हें सालों तक चुप करा दिया गया था। और इन टुकड़ों में लिखी बातें सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि चौंकाने वाली डिटेल्स हैं। मैंने पढ़ा कि इन फाइल्स में सिर्फ नाम और तारीखें नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातें भी हैं। जैसे किसी फ्लाइट लॉग में पायलट का नोट कि यात्रियों के लिए मसाज टेबल की जरूरत है। हाँ। या किसी गवाह का बयान कि एप्स्टीन के घर में हर जगह कैमरे थे सिवाय कुछ खास कमरों के। हाँ, और यही छोटी छोटी डिटेल्स एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ये दस्तावेज हमें सिर्फ क्या हुआ नहीं बताते, बल्कि कैसे हुआ इसकी एक झलक देते हैं। ये हमें उस दुनिया के अंदर ले जाते हैं जो बाहर से ग्लैमरस दिखती थी, लेकिन अंदर से बेहद खोखली और खतरनाक थी। मतलब जो बातें अब तक कानाफूसी में थीं, वो अब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल। और जब पब्लिक रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के नाम आते हैं तो हंगामा होना तय है। लेकिन यहीं पर मेरा पहला सवाल उठता है, जेफरी एप्स्टीन इतना शक्तिशाली बना कैसे? वो सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, दुनिया में अरबपति भरे पड़े हैं। उसकी तस्वीरें राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, राजकुमारों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ थीं। सिर्फ पैसा ये सब नहीं खरीद सकता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उसका असली हथियार पैसा नहीं बल्कि एक्सेस था। लेकिन हमें इस एक्सेस को एक नए तरीके से देखना होगा। एप्स्टीन सिर्फ सिस्टम का एक प्रोडक्ट नहीं था, वो सिस्टम का एक सर्विस प्रोवाइडर था। सर्विस प्रोवाइडर, इसका क्या मतलब हुआ? वो शक्तिशाली लोगों को वो चीज देता था जो पैसा भी नहीं खरीद सकता। पूरी तरह से गुमनामी और परिणामों से मुक्ति का वादा। उसका प्राइवेट आइलैंड एक ब्लैक होल की तरह था, एक ऐसी जगह जहां समाज और कानून के नियम लागू नहीं होते थे। अच्छा, मतलब एक अलग ही दुनिया। एक अलग दुनिया। आप जो चाहे कर सकते थे और दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ पार्टी नहीं दे रहा था, वो एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कोई जवाबदेही नहीं थी। तो विलेन सिर्फ एप्स्टीन नहीं, बल्कि वो आपसी निर्भरता है, जहां एलीट क्लास एक दूसरे के रहस्यों की रक्षा करती है। और उसने अपनी इस इमेज को बनाए रखने के लिए दान और विज्ञान का भी इस्तेमाल किया है ना। हार्वर्ड और MIT जैसी जगहों पर उसका आना जाना था। बिल्कुल, ये उसकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा था। वो अपनी प्रतिष्ठा को लॉन्डर कर रहा था। जब आप दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को फंड करते हैं तो लोग आपके बारे में सवाल पूछना बंद कर देते हैं। शक्ति अपने आप में एक कवच बन जाती है। हाँ, सही बात है। और एप्स्टीन ने इस कवच को बनाने में महारत हासिल कर ली थी। उसे पता था कि अगर वो सही लोगों के साथ देखेगा तो गलत काम करते हुए भी कोई से नहीं रोकेगा। इस पूरे खेल में वो अकेला भी नहीं था। उसकी सबसे करीबी सहयोगी घिस्लीन मैक्सवेल का नाम बार बार आता है। उसे इस नेटवर्क की मैडम कहा जाता था। वो सिर्फ एक सहयोगी नहीं थी, बल्कि अदालत के मुताबिक वो इस पूरे ऑपरेशन की एक अहम रिक्रूटर थी। उस पर आरोप था कि वो युवा लड़कियों को पहचानती थी, उन्हें ग्लैमर और मौकों का सपना दिखाती थी और फिर उन्हें इस जाल में फंसाती थी। और ये सिर्फ आरोप नहीं रहे। नहीं, अमेरिकी अदालत ने उसे मानव तस्करी जैसे गंभीर मामलों में दोषी ठहराया और 20 साल की सजा सुनाई। और यहीं से कहानी में सबसे कंफ्यूजिंग मोड़ आता है। सजा सिर्फ घिस्लीन मैक्सवेल को हुई। एक व्यक्ति को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया गया, लेकिन वो पूरा नेटवर्क जिसमें दुनिया के सबसे बड़े नाम शामिल थे, उस पर कोई आंच नहीं आई। तो क्या ये न्याय की जीत है, या फिर सिस्टम ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराकर बाकी पूरे नेटवर्क को बचाने का एक रास्ता निकाल लिया?
यहीं से वो सवाल शुरू होता है कि न्याय असल में किसके लिए है। ये एक बहुत बड़ा और जायज सवाल है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर अपराध एक नेटवर्क ने मिलके किया तो सजा सिर्फ एक या दो लोगों को क्यों, बाकी सब कैसे बच गए। हाँ, ये सवाल पूरे जस्टिस सिस्टम पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है, और इसी वजह से लोगों में इतना गुस्सा और अविश्वास है। ये अविश्वास नामों को लेकर सबसे ज्यादा है। इन फाइल्स में कई बड़े नाम हैं, बिल क्लिंटन से लेकर प्रिंस एंड्रयू तक। कईयों के नाम उस आइलैंड पर जाने वाली फ्लाइट्स के लॉग्स में हैं। लेकिन जब भी इन नामों पर सवाल उठाया जाता है तो एक कानूनी दलील दी जाती है। हाँ, और वो दलील ये है कि किसी का नाम किसी दस्तावेज में आने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी है। ये कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं। कानूनी तौर पर फ्लाइट लॉग में नाम होने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस व्यक्ति ने एप्स्टीन के प्लेन में सफर किया था। जब तक कोई और सबूत उसे किसी अपराध से न जोड़े तब तक वो निर्दोष है। लेकिन क्या ये दलील थोड़ी कमजोर नहीं लगती? मुझे लगता है कानून और कॉमन सेंस में यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव दिखता है। अगर एक प्रभावशाली व्यक्ति बार बार उस आइलैंड पर जा रहा है जिसे मीडिया में पीडोफाइल आइलैंड कहा जा रहा था, हाँ, तो मैं तो सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए गया था का बहाना एक पॉइंट के बाद भरोसे के लायक नहीं रहता। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। यहीं पर कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के बीच का फासला सामने आता है। कानूनी तौर पर जब तक सबूत ना हो आप निर्दोष हैं, लेकिन जनता की नज़र में आपका उस जगह पर होना ही आपको सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और सिस्टल इस फासले को कम करने में नाकाम रहा है। वो लोगों को ये समझाने में नाकाम रहा है कि इन हाई प्रोफाइल लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई। और जब सिस्टम ये जवाब नहीं दे पाता तो एक खालीपन पैदा होता है, एक वैक्यूम। और उस वैक्यूम को भरती हैं अफवाहें, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज और फेक न्यूज़। इसने सोशल मीडिया पर एक अलग ही आग लगा दी। जब लोगों को आधिकारिक स्रोतों से जवाब नहीं मिलते तो वे खुद जवाब ढूंढने लगते हैं। सही है। और भारत में इसी का नतीजा हमने उन फेक लिस्ट्स के रूप में देखा। हाँ, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अचानक कई लिस्ट्स वायरल होने लगीं, जिनमें भारत के बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स और राजनेताओं के नाम थे। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड था। तो इसमें सच्चाई कितनी थी? क्या इन आधिकारिक फाइल्स में कोई भी भारतीय कनेक्शन है? इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। अब तक जारी हुई हजारों पन्नों की आधिकारिक एप्स्टीन फाइल्स में किसी भी बड़े भारतीय राजनेता या बॉलीवुड हस्ती का नाम किसी भी अपराध के सिलसिले में नहीं आया है। मतलब जीरो। जीरो। जो भी लिस्ट्स वायरल हुई वो 100% फेक थी। किसी ने फोटोशॉप करके बना दी, किसी ने क्लिकबेट के लिए अफवाह फैला दी, और वो जंगल की आग की तरह फैल गई। तो ये साफ है कि इस मामले में कोई भारतीय एंगल नहीं है। लेकिन फिर भी लोग सिस्टम पर भरोसा करने को तैयार क्यों नहीं है? अगर सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है तो ये अविश्वास इतना गहरा क्यों है? शायद इसकी वजह एप्स्टीन की मौत से जुड़े सवाल हैं। निश्चित रूप से। सोचिए, एक इतना हाई प्रोफाइल कैदी जिसकी गवाही से दुनिया के सबसे बड़े राज खुल सकते थे, उसकी मौत अमेरिका की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में हो जाती है, और हमें बताया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त जब उसकी मौत हुई, सेल के बाहर के दोनों सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए। हाँ, उस रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों गार्ड्स सो गए थे। ये एक ऐसी कहानी है जिस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जब इतने बड़े सवालों के जवाब नहीं मिलते तो लोगों का भरोसा टूटने लगता है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी ताकत है जो सच को दबाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। विश्वास की कमी ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज की खाद होती है। और सबसे बड़ा सवाल तो वही है, इतने शक्तिशाली लोगों पर जिनके नाम बार बार आए, उन पर कभी कोई चार्ज क्यों नहीं लगा? कोई गंभीर जांच क्यों नहीं हुई? मुझे एक बात समझ नहीं आती, अमेरिका का जस्टिस सिस्टम इतना मजबूत माना जाता है, फिर ऐसा कैसे हुआ कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद इतने सालों तक एप्स्टीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई? कहाँ चूक हुई? इसका जवाब समझने के लिए हमें पावर की साइकोलॉजी को समझना होगा। कल्पना कीजिए, आप एक युवा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ एक प्राइवेट जेट में पार्टी करने का मौका मिलता है। आप शायद सवाल नहीं पूछेंगे, आप उस मौके का हिस्सा बनना चाहेंगे। एप्स्टीन ने इसी मानवीय कमजोरी का फायदा उठाया, ग्लैमर और पावर का लालच। उसने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां शक्तिशाली लोग एक दूसरे को बचाते थे। सिस्टम धीमा नहीं पड़ा, उसे धीमा कर दिया गया। तो क्या ये पूरी कहानी सिर्फ एक बुरे आदमी जेफरी एप्स्टीन की है कि क्या हम कह सकते हैं कि एक विलन था, वो मर गया और कहानी खत्म? नहीं, ऐसा सोचना इस पूरी त्रासदी को बहुत छोटा करके देखना होगा। एप्स्टीन सिर्फ एक चेहरा था,
एक लक्षण। असली समस्या वो सिस्टम है जो जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों को न सिर्फ पनपने देता है, बल्कि उन्हें ताकतवर बनने में मदद करता है। मतलब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। नहीं, वो एक पूरी व्यवस्था का प्रोडक्ट था, और उस व्यवस्था का एक जरूरी पुर्जा भी। आप कह रहे हैं कि असली विलन एप्स्टीन नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जिसने उसे बनाया। हाँ, असली समस्या है पावर का कुछ ही हाथों में सिमट जाना। असली समस्या है प्रभाव का गलत इस्तेमाल, जहां आप अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके कानून से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है जवाबदेही की भारी कमी। सही है। जब शक्तिशाली लोगों को ये पता हो कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद महसूस करते हैं। एप्स्टीन चला गया, पर वो सिस्टम तो आज भी वैसा का वैसा ही है, और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। एप्स्टीन फाइल्स का सबसे डरावना सच शायद यह है कि सब कुछ सामने होने के बाद भी, सारे सबूत और गवाहियां पब्लिक में होने के बाद भी, सबको सजा नहीं मिलती। न्याय कुछ लोगों के लिए होता है और कुछ के लिए नहीं। और जब न्याय चुनिंदा हो जाता है, सिलेक्टिव हो जाता है, तो भरोसा मर जाता है। जब आम आदमी को लगता है कि कानून अमीर के लिए अलग है और गरीब के लिए अलग, तो वो पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाने लगता है। और ये सिर्फ एप्स्टीन की बात नहीं है, ये पैटर्न हमें बार बार देखने को मिलता है। शक्तिशाली लोग गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन उनकी गलतियों को गलत फैसले कहा जाता है, और आम आदमी की गलतियों को अपराध। इस दोहरे मापदंड ने ही लोगों के भरोसे को तोड़ा है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद ये सोचने वाली बात है कि क्या सिस्टम ने वाकई अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, या फिर ये सिर्फ एक नेटवर्क था जो बेनकाब हो गया। एप्स्टीन तो चला गया, लेकिन जो डिमांड उसने पूरी की थी शक्तिशाली लोगों के लिए, एक गुप्त बिना किसी नियम वाली दुनिया की डिमांड, वो तो आज भी मौजूद है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या भविष्य में ऐसा कोई और नेटवर्क पनप सकता है। सवाल ये है कि ऐसे कितने नेटवर्क अभी इसी वक्त काम कर रहे हैं, बस वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं।